नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता की कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ जिसके बारे में रिक्वेस्ट आई है पूना से, और पूना के मेरे बहुत से फॉलोअर हैं, वो जानना चाहते हैं कि आचार्य जी आप सब नेताओं की कुंडली डिस्कस करते हैं, तो महाराष्ट्र के जो सबसे कद्दावर नेता और 50 साल से ज़्यादा जिनका एक राजनीतिक जीवन रहा है उनके बारे में बताइए। डेटा मेरे पास था, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद मैंने सोचा कि शरद पवार जी के बारे में उनके फॉलोअर्स को, और ख़ासतौर से मेरे जो फॉलोअर्स हैं पुणे के, उनको मैं उनकी कुंडली के बारे में बताऊं। शरद पवार जी का जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1940 का है। बारामती में उनका जन्म हुआ। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न है, लग्न में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, पांचवें घर में केतु, छठे घर में गुरु शनि है, दोनों वक्री हैं, और साथ में चंद्रमा भी बैठा हुआ है। सातवां घर खाली, आठवां घर खाली, नौवां खाली, 10वां खाली, 11वें घर में राहु और 12वें घर में मंगल और शुक्र। उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाएगी शरद पवार जी के बारे में। और मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं भी उनसे कई बार मिला भी हूँ, और आज आप लोग को बताना चाहूँगा कि शरद पवार जैसा नेता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर से जिस ढंग से वो अपने कार्यकर्ताओं के ध्यान रखते हैं और जिस ढंग की वो राजनीति करते हैं। नहीं तो 50 साल से ज़्यादा एक पॉलिटिकल कैरियर को लेकर चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें से वो 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने और सबसे कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बने थे, ये भी एक रिकॉर्ड है। 5वें घर में केतु बैठा हुआ है, और मैंने अक्सर बोला है कि 5वें में केतु या 5वें में राहु, और नवांश कुंडली में हम जब जाके देखते हैं तो नवांश में यही राहु 5वें घर में शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो आपको पता ही है कि उनकी एक पुत्री है, और वो पुत्री भी राजनीति में है, और पिता की विरासत को आगे चल के वो ले जाएंगी, लेकिन पिता की विरासत वो संभालेंगी 2024 से। अभी जो स्थिति चल रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शरद पवार जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जुलाई 2022 के बाद से जो समय होगा वो राजनीति में उनका एक बार फिर पीक रहेगा, और इस पीक के बाद एक रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे। वो कहीं ना कहीं जाके स्वास्थ्य जो होगा, हेल्थ की जो समस्या होगी उसको लेके वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाएंगे, और बिटिया को, अपनी डॉटर को राजनीति की बागडोर समझेंगे। और बुध की महादशा में शुक्र का जो अंतर है वो जुलाई 2022 से और 25 तक का एक लंबा समय है, और मैं समझता हूँ कि यही एक पीरियड होगा जहाँ पे वो अपनी बेटी को पार्टी की कमान सौंपेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि शरद पवार जैसा नेता जो होता है वो बहुत बिरले लोग होते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का एक दुर्भाग्य रहा है कि ऐसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, या सत्ता के और उच्च शिखर में नहीं पहुंच पाया। उसका कारण ये था कि 1999 के बीच में जब वो कांग्रेस से अलग हुए और एनसीपी बनाया, तब लोगों ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वही वो कांग्रेस को सपोर्ट करके उस पर मंत्री बनेंगे। चाहते तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे एक समझौता करके, लेकिन उन्होंने अपनी लोकल पार्टी को, रीजनल पार्टी को सर्वाइव रखा। और आप ये देखिए कि पिछले 20 साल से ज़्यादा समय उन्होंने एक रीजनल पार्टी को लेके देश में राजनीति करी, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो पकड़े। खासतौर से मनमोहन सिंह की सरकार में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है जहाँ पे वो मंत्री ना रहे हों। खासतौर से 2014 के बाद तो मोदी जी का पीरियड शुरू हो गया। तो मोदी जी, यदि खुदा न खास्ता बीजेपी को सीटों की जरूरत होती तब जरूर
आपको एनसीपी का सपोर्ट मिलता तो वो मंत्री बन सकते थे, लेकिन 2014 तक का जो समय था उनका स्वर्णिम युग था। और आप ये मान के चलिए कि जीवन के जो 50 साल की जो राजनीति उन्होंने करी है, अभी भी कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में, लेकिन वो एक दौर था उनका, और उस दौर में उन पे कई आरोप भी लगे, लेकिन आप देखिए बड़ी सफाई से उन्होंने सबको जवाब देते हुए राजनीति करी पिछले 50 सालों में। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो महाराष्ट्र में अपनी जनता के लिए काम करते चले और अपनी पार्टी को एक नई दिशा आगे चल के दे, और ख़ासतौर से अपनी बेटी को वो आगे चल के लाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। कभी इस कुंडली पे फिर चर्चा करेंगे, आज हम यहीं पे विराम करते हैं। नमस्कार।